एक बार फिर से मैं पूजन आपका स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी टेलिंग विद बानी एंड पूजन पर। आज हम आपके लिए धुमस नाम की एक गुजराती फिल्म की कहानी लेकर आए हैं जो कि साल 2021 में रिलीज हुई है। ये एक सस्पेंस फिल्म है और इस फिल्म को IMDb पे 8.1 रेटिंग मिले हैं आउट ऑफ 10। इस फिल्म की IMDb रेटिंग को सुनकर आप इतना तो समझ गए होंगे कि इसे ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया है। लेकिन ये फिल्म देखने के बाद मुझे ये बात रियलाइज़ हुई कि इस फिल्म का प्लॉट कई बॉलीवुड सस्पेंस मूवीज से कहीं ज़्यादा बेहतर था। कहानी की शुरुआत एक रात से होती है जहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड एक घर के बाहर पहरा दे रहा है। एक औरत अंदर बैठकर कंप्यूटर पे एक सुसाइड नोट टाइप कर रही है। सिक्योरिटी गार्ड का पूरा ध्यान फ़ोन के ऊपर है और उसे इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि एक इंसान वहाँ पर दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रहा है। वो इंसान एक तार की मदद से उस दरवाजे को खोल लेता है और उस घर के अंदर चला जाता है। वो औरत जो कि सुसाइड नोट लिख रही थी वो अपने बैग में से एक जहर की बोतल निकालती है, लेकिन जैसे ही घर में उसे थोड़ा सा शोर सुनाई देता है जो कि चोर के द्वारा किया गया है, उसके हाथों से वो जहर की बोतल नीचे गिर जाती है। जहर की बोतल टूटने के बाद वो थोड़ी सी घबरा जाती है और उसके बाद उस दिशा में जाने लगती है जहाँ से उसे वो आवाज़ सुनाई दी थी। वो घर में यहाँ वहाँ ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आता। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उसे अलमारी के पीछे से एक आवाज़ आती है तो उसे वहाँ वो चोर दिख जाता है। चोर के हाथ में चाकू है और उन दोनों के बीच में थोड़ी सी झड़प हो जाती है। इस झड़प में उस लड़की के हाथों पे चाकू से एक कट लग जाता है। कट लगते ही वो पास में पड़ा हुआ एक शीशे का बास उठाकर उस चोर के सर पर दे मारती है। जैसे ही वो फ्लावर बास उस चोर के सर पर लगता है वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसकी जेब में से एक अस्थमा पंप वहाँ पर गिरता है जिसे वो लड़की उठाकर वहाँ से चली जाती है। वो लड़की अपना फ़ोन निकालकर गार्ड को कॉल करने लगती है, लेकिन पता नहीं उसके दिमाग में क्या आता है कि वो गार्ड से बात किए बिना ही फ़ोन को काट देती है। गार्ड जैसे ही अपने फ़ोन पर मिस कॉल देखता है वो उस लड़की से बात करने आता है, लेकिन वो लड़की उसे झूठ कहती है और घर की खिड़की बंद कर देती है। थोड़ी ही देर बाद उस चोर को होश आ जाता है। उसे अस्थमा है इसलिए उसकी सांस फूलने लगती है। वो लड़की उस चोर को उसका अस्थमा पंप पकड़ाती है और उसे इनहेल करते ही चोर की हालत थोड़ी सी सही हो जाती है। चोर अब उस लड़की से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि वो बिना चोरी किए ही इस घर से निकल जाएगा, लेकिन उसे ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि वो लड़की उसकी तरफ बंदूक तान देती है। थोड़ी देर बाद हमें पता चलता है कि उस लड़की का नाम नियति है और उस चोर का नाम सूरज। सूरज का फ़ोन अचानक से बजता है और ये कॉल उसकी गर्लफ्रेंड रोशनी की है। नियति सूरज को ये फ़ोन स्पीकर पे डालने के लिए कहती है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि सूरज और रोशनी की सगाई हो चुकी है और रोशनी को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं है कि सूरज उसके घर चोरी करने आया है। नियति के दिमाग में पता नहीं क्या आता है, लेकिन वो सूरज से कहती है कि वो एक ही शर्त पे यहाँ से जा सकता है, उसे नियति को जान से मारना होगा। असल में नियति सुसाइड करने वाली थी और वो उस जहर को पीने वाली थी, लेकिन क्योंकि सूरज की वजह से वो जहर गिर गया है इसीलिए वो अपने आप को शूट नहीं कर पाएगी। अपने आप को शूट करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा हिम्मत चाहिए, लेकिन वो चाहती है कि सूरज उसके लिए वो काम कर दे। सूरज जैसे ही नियति के मुंह से ये बात सुनता है उसे ये लगता है कि नियति पूरी तरह से पागल है। वो घर से बाहर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखता है कि घर का हर एक दरवाज़ा लॉक्ड है। वो उसे डरा धमकाकर उससे चाबियां निकलवाने की कोशिश करता है, लेकिन नियति उससे चाबियों के बारे में कुछ नहीं बताती। सूरज उसे कहता है कि उसे वॉशरूम जाना है और वॉशरूम जाकर वो खिड़की से भागने की कोशिश करता है, लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसका फ़ोन तो बाहर ही रह गया है। नियति अब उसे धमकाने लगती है। वो उसे कहती है कि वो रोशनी को कॉल करके सब कुछ बता देगी। सूरज जैसे ही ये सुनता है वो चुपचाप बाथरूम से बाहर आ जाता है। सूरज को अब नियति पर गुस्सा आने लगता है, इसीलिए वो उसे ज़बरदस्ती बांध देता है। नियति सूरज को ये समझाने की कोशिश करती है कि पूरे घर में उसके फिंगरप्रिंट्स हैं। अगर नियति को किसी और ने भी मारा या उसने सुसाइड भी किया तब भी सब लोग सूरज पे ही शक करने वाले हैं। इतना सुनते ही सूरज नियति के हाथ खोल देता है और नियति अचानक से बाथरूम में उल्टी करने चली जाती है। इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हमें ये पता चलता है कि नियति माँ बनने वाली है। सूरज को अब ये सुनकर बहुत ज़्यादा अजीब लगता है कि एक ऐसी लड़की जो कि माँ बनने वाली है, आखिर वो क्यों मरना चाहेगी। नियति अब सूरज से कहती है कि उसके पिता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और उसका पति आकाश उसके पिता के यहाँ जॉब किया करता था। आकाश और नियति एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे और कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने शादी कर ली। असल में ये घर नियति का था और ये उसके पिता ने उसे तोहफे में दिया था। सब कुछ काफ़ी अच्छे से चल रहा था और नियति और आकाश की ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा खुशनुमा थी। लेकिन फिर एक रोज़ ऐसा कुछ होता है कि उन लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाती हैं। अचानक से आकाश के फ़ोन पर एक रोज़ कॉल आती है और उसे ये पता चलता है कि नियति के पिता की मौत हो चुकी है और ये वो दिन है जिसके बाद आकाश पूरी तरह से बदलने लग जाता है। आकाश ना सिर्फ हर वक्त गुस्सा रहने लगता है बल्कि उसका करीना नाम की एक लड़की के साथ अफेयर भी है।
जैसे ही इस अफेयर के बारे में नियति को पता चलता है और वो उससे सवाल जवाब करने की कोशिश करती है, आकाश उसके ऊपर हाथ उठाता है। नियति अपने घर वालों को कॉल करके उन्हें सब बताने की कोशिश करती है, लेकिन आकाश उससे उसका फ़ोन ले लेता है और उसके बाद वो पूरी तरह से एक हॉस्टेज की तरह अपने घर में रहने लगती है। नियति अपने इस घर में बिल्कुल अकेली थी। राइसिंग नाम का ये गार्ड जो कि उसके घर के बाहर तैनात था, असल में उसे आकाश ने ही वहाँ पर तैनात किया था, ताकि ना तो नियति घर से बाहर जा सके और ना ही कोई घर के अंदर आ सके। नियति अब सूरज को ये बात याद दिलाती है कि जब वो घर के अंदर आया था तो डोर बाहर से लॉक था, ना कि अंदर से, यानी कि नियति को वहाँ पर जबरदस्ती रखा जा रहा था। अब तक सूरज ही इकलौता ऐसा इंसान था जो राइसंग और आकाश के अलावा उस घर में आया था, इसीलिए नियति ये नहीं चाहती थी कि सूरज वहाँ से जाए। नियति के पिता ने मरने से पहले एक विल बनाई थी कि नियति के जीते जी ये प्रॉपर्टी आकाश को या किसी भी और इंसान को कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए आकाश 2 दिन के लिए मुंबई गया है और इसी दौरान उसने एक सीरियल किलर को उसे मारने के लिए तैनात किया है। नियति आज मरना इसलिए चाहती थी क्योंकि वैसे भी वो 2 दिन में मरने ही वाली है और इसीलिए वो सुसाइड नोट लिख कर जा रही थी ताकि वो आकाश को फंसा सके। सूरज को ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा दुख होता है, लेकिन फिर वो नियति को ये समझाने की कोशिश करता है कि उसके लिए जीना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो माँ बनने वाली है। अपनी कहानी बताते हुए सूरज उससे कहता है कि उसे लंग कैंसर है और डॉक्टर के अनुसार वो सिर्फ 1 महीना जिंदा रह सकता है। दिल्ली में एक डॉक्टर हैं जो कि उसका ऑपरेशन कर सकते हैं और उसके बचने के चांसेस हैं, लेकिन इस ऑपरेशन का खर्चा इतना ज़्यादा है कि उसे पूरा करने के लिए उसे चोरी करनी पड़ी। सूरज नियति को ये समझाने की कोशिश करता है कि ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अनमोल है, इसीलिए जिस तरह से वो अपने आप को बचाने के लिए कोशिश कर रहा है, इसी तरह से नियति को भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। नियति अब अलमारी खोलती है और अलमारी में से कुछ पैसे निकालकर सूरज को देती है। वो सूरज से कहती है कि वो तो जिंदा नहीं रह सकती, लेकिन वो चाहती है कि वो अपना ऑपरेशन करवा के अपने आप को बचा ले। सूरज के दिमाग में अब एक प्लान आता है। वो नियति से कहता है कि अगर नियति चाहे तो उसके साथ ऑपरेशन के लिए दिल्ली चल सकती है। नियति एक बार के लिए इस बात के लिए राजी हो जाती है और वो कपड़े बदलने के लिए अंदर जाती है, लेकिन जैसे ही नियति अंदर जाती है, रायसंग वहाँ पर आ जाता है और सूरज और रायसंग के बीच में एक झड़प हो जाती है और झगड़ा करते करते अचानक से वो गोली रायसंग को लग जाती है और रायसंग की वहीं पर मौत हो जाती है। रायसंग को मरा हुआ देखकर सूरज एकदम सदमे में चला जाता है। नियति जैसे वहाँ पर आती है और रायसंग को मरा हुआ देखती है, वो सूरज से कहती है कि इसके बाद वो जेल जाने वाला है। सूरज उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये सब उसने बस अपने आप को बचाने के लिए किया था। दोनों अब एक प्लान बनाते हैं जिसके अनुसार वो इस मर्डर का इल्ज़ाम आकाश के ऊपर लगाने वाले थे। इस घर में आकाश का एक सीक्रेट रूम था जहाँ पर वो अपने ऑफिस के कागजात और अपने पैसे रखा करता था। वो लोग डिसाइड करते हैं कि जिस तरह से सूरज ने घर का दरवाज़ा खोला था वो उसी तरह से उस दरवाजे को भी खोलेगा। दरवाज़ा खोलने के बाद वो लोग रायसंग की लाश को वहीं अंदर छुपा देंगे। जैसे ही वो लाश पुलिस के हाथ लगेगी, सबका शक सीधा आकाश के ऊपर जाएगा। वो लोग ऐसा ही करते हैं। वो लोग रायसंग की लाश को घसीटते हुए उस कमरे में ले जाकर छुपा देते हैं। नियति खून के सारे धब्बे साफ करती है तो वहीं दूसरी तरफ सूरज उस दरवाजे को दोबारा बंद करने की कोशिश करता है। वहाँ सूरज से एक गड़बड़ हो जाती है। जैसे ही वो उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश करता है, उसका लॉक उससे टूट जाता है। वो लोग अभी इस बारे में बहस कर ही रहे होते हैं कि अचानक से दरवाजे की घंटी बजती है। नियति जब पीप होल से बाहर झांकती है तो वो देखती है कि बाहर 2 पुलिस वाले खड़े हैं। पुलिस वालों को देखकर नियति बहुत बुरी तरह से डर जाती है। वो सूरज को कमरे में छुपने के लिए कहती है और खुद वो दरवाज़ा खोलने के लिए नीचे आने लगती है। नियति को ये लगता है कि सूरज शायद पुलिस वालों के सामने कुछ गड़बड़ कर देगा, इसीलिए वो उसे अलमारी में बंद करके वहीं पर लॉक कर देती है। नियति बहुत देर तक दरवाज़ा नहीं खोलती, इसीलिए पुलिस वाले दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। नियति के पूछने पर पुलिस वाले उसे कहते हैं कि पड़ोसियों ने ये शिकायत की है कि इस घर में फायरिंग हुई है। पुलिस वाले नियति से बात किए बिना ही घर में इधर उधर तलाशी लेने लगते हैं। तलाशी लेते हुए उन्हें घर में से बंदूक मिलती है और साथ ही एक फोल्डिंग चाकू भी मिलता है जो कि सूरज का था। अलमारी की तरफ से जब कोई आवाज़ आती है तो पुलिस वाले उस अलमारी को खोलते हैं, लेकिन उस अलमारी में कोई भी नहीं है। दरअसल जब सूरज को ये लगा कि पुलिस वाले ऊपर आ रहे हैं तो उसने एक तार की मदद से वो दरवाज़ा भी खोल दिया था। वो अलमारी से बाहर आया और दूसरी जगह पर छुप गया। पुलिस वाले अभी अपनी तसल्ली कर कर वहाँ से जाने ही लगते हैं कि तभी एकदम से फ़ोन बज जाता है। इस फ़ोन की आवाज़ और कहीं से नहीं बल्कि उसी सीक्रेट कमरे से आ रही थी जहाँ पर रायसंग की लाश छुपी थी। नियति बार बार ये कोशिश करती है कि वो पुलिस वालों को वहीं रखकर खुद से फ़ोन ले आए, लेकिन पुलिस वाले एक नहीं सुनते और वो खुद उस कमरे में जाकर उस फ़ोन को लेकर आते हैं। नियति को ये लगता है कि अब तो वो बिल्कुल पकड़ी ही जा चुकी है।
लेकिन पता नहीं कैसे पुलिस वाले वहाँ से फ़ोन लेकर आते हैं और चुपचाप बाहर चले जाते हैं। सूरज को ये जानकर बहुत ज़्यादा हैरानी होती है कि रायसंग की लाश कहाँ पर चली गई है। सूरज अब नियति से ये कहने लगता है कि उसे ये लगता है कि इस घर में और कोई तीसरा इंसान भी है, क्योंकि तीसरे इंसान के बिना ये मुमकिन ही नहीं है कि रायसंग की लाश को कोई वहाँ से हिला भी सकता। दोनों वहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगते हैं और नियति सूरज को आकाश के कपड़े पहनने के लिए कहती है। वो उसे थोड़े से और पैसे देती है और उसे कहती है कि वो अपना ऑपरेशन आराम से करवा सकता है। अब नियति सूरज को वहाँ से चले जाने के लिए कहती है, लेकिन नियति को वहाँ अकेला छोड़कर जाने का आकाश का मन नहीं मान रहा। वो लोग अभी इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से दोबारा दरवाजे की घंटी बजती है। नियति दरवाजे पर जाती है और वो देखती है कि बाहर आकाश खड़ा है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है और सूरज से कहती है कि आकाश आ चुका है और उसके हाथ में बंदूक है। अगर उसने सूरज को यहाँ पर देख लिया तो वो उन दोनों को जान से मार देगा। नियति सूरज के हाथ में गन पकड़ाते हुए कहती है कि उसे आकाश को जान से मारना होगा, क्योंकि उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो किसी पर भी गोली चला सके। आकाश के पास उस घर की चाबी है, इसीलिए नियति बहुत देर तक जब दरवाज़ा नहीं खोलती तो वो आकाश खुद ही दरवाज़ा खोल लेता है। अचानक से दरवाज़ा खुलते ही सूरज को ये लगता है कि आकाश अंदर आते ही उस पर गोली चला देगा, इसीलिए इससे पहले कि आकाश उस पर गोली चलाता वो आकाश को शूट कर देता है। आकाश जैसे ही ज़मीन पर गिरता है, सूरज को इस बात का एहसास होता है कि आकाश के हाथों में कोई गन थी ही नहीं। वो इस बारे में नियति को डांटने लगता है कि तभी अचानक से आकाश की आंखें खुल जाती है। आकाश उठने लगता है, लेकिन नियति सूरज के हाथों से गन छुड़ाकर आकाश पर 2 बार वार करती है। सूरज अचानक से सदमे में आ जाता है। उसे इस बात का एहसास होता है कि ये पूरा प्लान नियति का ही था। उसे एक बार फिर से अस्थमा का अटैक आता है, लेकिन इस बार नियति उसका इन्हेलर उसे नहीं पकड़ाती। थोड़ी देर बाद जब सूरज की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो एक चेयर पे बैठा है। उसके सामने नियति है, जो कि मानव नाम के एक लड़के के साथ डांस कर रही है। अब नियति सूरज को ये बताती है कि असल में अफेयर आकाश का नहीं बल्कि उसका चल रहा था मानव के साथ, और उसके पेट में जो बच्चा है वो भी आकाश का नहीं बल्कि मानव का है। फिल्म की शुरुआत में जब हमें ये दिखाया गया था कि वो सुसाइड नोट लिख रही थी, तो वो नोट उसके लिए नहीं बल्कि आकाश के लिए था। वो मानव के साथ मिलकर आकाश को जान से मारने वाली थी और वो दोनों इस बात को एक सुसाइड प्रूव करने वाले थे। रायसंग इकलौता ऐसा इंसान था जिसको मानव और नियति के अफेयर के बारे में पता था, और यही वो वजह थी कि उन लोगों ने रायसंग को भी रास्ते से हटा दिया था। मानव और नियति अब सूरज का मजाक उड़ाने लगते हैं और वो मजाक मजाक में उसे कहते हैं कि वो अब कहाँ जाएगा, क्या उसे पुलिस के पास जाना है। जिस पर सूरज हंसते हुए कहता है कि पुलिस को यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुलिस तो हमेशा से यहाँ पर ही थी। इसके बाद कहानी में एक ट्विस्ट आता है और हमें पता चलता है कि सूरज का पूरा नाम सूरज त्रिपाठी है और वो एक क्राइम ब्रांच ऑफिसर है। आकाश और रायसिंह दोनों ही जिंदा हैं और ये प्लान आकाश और सूरज का था, क्योंकि वो दोनों दोस्त थे। रायसिंह आकाश का वफादार था और इसीलिए उसने मानव और नियति के अफेयर के बारे में उसे पहले ही बता दिया था। मानव और नियति ने रायसिंह को पैसे दिए थे ताकि वो पूरा का पूरा सच आकाश से छुपा सके, लेकिन उसने ऐसा न करते हुए आकाश का साथ दिया और इसी तरह से उन लोगों ने ये पूरा प्लान बनाया। नियति अब हंसने लगती है और उनसे कहती है कि ये सब बातें वो लोग कोर्ट में कैसे प्रूव करेंगे, जिस पर सूरज एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जो कि और कहीं से नहीं बल्कि उसके अस्थमा पंप में से आ रही है। पूरी की पूरी कहानी जो कि नियति ने आकाश के बारे में सुनाई थी वो असल में उसी के लिए थी। नियति ने आकाश से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो उसके पैसे पाना चाहती थी। जैसे ही नियति और मानव वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं और उन दोनों को अरेस्ट करके वहाँ से ले जाते हैं और इसी के साथ हमारी कहानी खत्म हो जाती है। आपको कुछ एक एक्टर्स की एक्टिंग थोड़ी सी चीज़ी लग सकती है, लेकिन लो बजट के हिसाब से जिस तरह की फिल्म क्रिएट की गई है, कुछ एक पॉइंट्स पे आपको ये लगेगा कि इस तरह का ट्विस्ट आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। शुरुआत के कुछ सीन्स में आपको नियति की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बनावटी लग सकती है, लेकिन सूरज ने जिस तरह से एक्टिंग की है वो काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग लगेगी। तो अगर आपने ये कहानी पूरी सुनी है तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये सस्पेंस मूवी कैसी लगी। थैंक यू सो वेरी मच गाइज एंड स्टे ट्यून्ड।